हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज से शुभारंभ होने वाला है 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। इससे पहले हम फिजिक्स के सभी सिलेबस को बता चुके हैं कि फिजिक्स में हमें किन किन चैप्टरों को पढ़ना है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी हो तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और बस भाई को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और यूपी बोर्ड 2025 का एक टारगेट फिक्स करना है साल कि 90 प्लस हमें यूपी बोर्ड यानी फिजिक्स में हमें इस साल लाना है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ जुड़ जाइए। और हम पहले बता चुके हैं कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा आपको बिल्कुल फ्री नोट्स इस वीडियो का मिल जाएगा। यानी इस जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है इसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री, 1 रुपये भी नहीं लेंगे हम। और आपके डिस्क्रिप्शन में उसको PDF का हम लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल फ्री आपको हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसकी PDF मिल जाएगी, यानी उसकी नोट्स की PDF मिल जाएगी। बस भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारा छोटे से परिवार को बड़ा करने में सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यानी शुभारंभ करते हैं आज के पहले चैप्टर यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। और आज का पहला क्वेश्चन होगा विद्युत आवेश क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? तो आपने देखा होगा हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं, कई वस्तुएं हैं जिन्हें हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वे छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, मार्कर को अगर हम सूखे बालों में रगड़ते हैं, सूखे बालों में रगड़ें और एक कागज़ के पास ले जाएं तो एक कागज़ को अपनी ओर खींचे लगता है, यानी कागज़ पर चिपकाने लग जाता है, चुम्बक जैसा गुण उसमें आ जाता है। तो वही क्या होता है? आवेश होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, बिल्कुल सिंपल सी। क्या हुआ कि प्रकृति में यानी हमारे आसपास कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने पर उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है, यानी आवेश आ जाता है, जिससे आवेशित हो जाती हैं कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। वही आवेश होता है, उसी को आवेश कहते हैं। तो अगर हम उसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा कैसे लेंगे विद्युत आवेश की? कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। अब आवेश समझ गए आप? समझ गया। किसी पदार्थ को अगर हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, यानी दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वे छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, वही आवेश है। जैसे एक उदाहरण की बात करेंगे कि एग्जाम्पल की बात करें कि हम कि एक कांच को ले लीजिए, जैसे कांच हुआ, अंबर हुआ, एवनाइट की छड़ हुई, प्लास्टिक हुई, इनको आपस में रगड़ते हैं, ये छोटी छोटी वस्तुओं को। तो हमने क्या किया, कांच की छड़ को एक रेशम से रगड़ा। तो रेशम से रगड़ने, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या करते हैं कि फिर जब जैसे दोनों क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अब ये किसी भी छोटी वस्तुएं मान लीजिए कंकड़, धूल, कंकड़, मिट्टी इनके पास ले जाएं तो क्या करेंगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, वही आवेश हो जाता है। अब ये होता कैसे है? तो किसी भी पदार्थ में कोई भी परमाणु होता है, आप जानते हो कि परमाणु कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो परमाणु के नाभिक में होते हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए अभी ये क्या है, पदार्थ है यानी परमाणु है, कांच है, और कांच पर
स्थिर इलेक्ट्रॉन है। आवेश कैसा है, स्थिर है, अभी नहीं स्थिर आवेश है। फिर हमने क्या किया, इसको हमने रगड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या है चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इसके मान ली अगर इसके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास चले जाएंगे, या इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास, यानी इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, वही आवेश कहलाता है। ठीक है, तो आवेश को आप समझ गए। तो आवेश को अगर सिंपल सी बात, तो आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, नोट्स अब में आपको सब मिल जाएगा। तो इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, किससे, Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, Q से प्रदर्शित। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और बात की जाए तो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, राशि की बात की जाए तो एक अदिश राशि है। और इसके मात्रक की बात की जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इतनी बात क्लियर है। आवेश की परिभाषा हो गई, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात की, जैसे कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा तो इन दोनों में एक ऐसी चीज़ उत्पन्न हुई जो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर सके, वही आवेश होता है। अंबर, एवोनाइट की छड़ और प्लास्टिक, कांच की छड़, इन सबको रगड़ने पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल बताया कि बालों में पेन को रगड़ने पर क्या करते हैं, सूखे बालों में रगड़ने पर ये छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं, वो भी आवेश है। और आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। यदि किसी आवेश में, हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की बात करी, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। फिर अगला एक छोटी सी चीज़ और, यदि पॉइंट एक और देखिए कि यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो आवेश क्या होगा, Q बराबर NE हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, Q बराबर NE, यानी एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि Q बराबर NE। इसे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हो रही थी, उससे जिससे आवेश उत्पन्न हो रहा था, तो अगर वो संख्या n हो तो सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। और E यहाँ पर E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और E पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, अगर प्रश्न बन जाए कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है, छोटे छोटे 1 नंबर में। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं कि 1 कूलाम आवेश के यानी Q का मान कितना दे रहे हैं, 1, और पूछ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मान हम बता चुके हैं, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। एक प्रश्न बन जाता है तो आप क्या लोगे, अब फॉर्मूला में सर रखना है कि हमें निकालना क्या है, सूत्र क्या हो गया, Q बराबर NE। हमें n निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E, यानी Q का मान 1 और यहाँ पर भाग देंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, अब भाग देने पर जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा 10, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे तो यानी कितना हो जाता है, अगर आप भाग देकर देख लेना, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इस पर होते हैं। यानी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये प्लस ये संख्या नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाती है, बेसिक चीज़ तो आप जानते होगे। ठीक है, तो ए हो जाता है, इतने प्रश्न ए हो जाता है कितना, आवेश के बारे में इतना प्रश्न हो जाता है आवेश। ठीक है, फिर हम अब देखते हैं आवेश के प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम जानने वाले हैं, इनको करने वाले हैं हम साफ। चलिए, तो अब देखते हैं आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हेडिंग बना लें कि आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आप घर्षण के आधार पर, अभी हम बोला कि घर्षण करें, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। तो एक विलियम गिलबर्ट थे, उन्होंने बताया कि घर्षण के आधार पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
फिर एक वैज्ञानिक आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने उन दो अणु आवेशों को नाम दिया, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो आप क्या लिखोगे, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसने बताया, सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने, कि घर्षण के आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, और जिन्हें नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, क्या क्या नाम दिया, नंबर 1 धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा दिया ऋणात्मक आवेश। चलो ऐसे देखेंगे, धनात्मक आवेश और दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, और किसके आधार पर है, घर्षण के आधार पर, यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर। ठीक है, तो जैसे हमने बताया, अभी हाल पढ़ी थी हमने कि एक कांच की छड़ ली हमने और उसे रेशम से रगड़ा। किससे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। अगर कांच की छड़ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इनको रगड़ने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकलकर इसके पास चले गए, यानी किस पर आ गए, रेशम पर आ गए, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इसके पास पहले से और इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इस पर अधिकता हो गई, यानी इस पर हो गई कमी इलेक्ट्रॉन की और इस पर हो गई कितनी, अधिकता हो गई कि नहीं। रेशम पर अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की जिस पर कमी होती है वो धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो ऋणावेश। तो अगर आप धनात्मक आवेश की परिभाषा लिखोगे तो क्या करोगे, किसी पदार्थ पर या किसी परमाणु पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोला जाता है, धनात्मक आवेश कहते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं। जैसे कांच की छड़ क्या होगी, धनावेशित छड़ होगी कि नहीं, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन उससे निकलकर रेशम की छड़ पर चली गई। अब इसका उल्टा करोगे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। यहाँ पर रेशम क्या है, एक ऋण आवेश, और रेशम पर कैसा होगा, ऋण आवेश होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको अलग मिल गए। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन के प्रकार, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कैसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश। उदाहरण की बात की जाए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि क्या करें हम, कि किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो कांच की छड़ धनावेश और रेशम की छड़ रेशम क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यह इलेक्ट्रॉन यह आवेश के 2 प्रकार होते हैं। गिलबर्ट ने इसे घर्षण के आधार पर बताया, 2 प्रकार के होते हैं, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारे आवेश के गुण। आवेश के गुण सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं अब आवेश के गुण। तो हेडिंग डालें आवेश के गुण। आवेश के गुण। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला गुण होगा नंबर 1,
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। पहला कौन सा गुण है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण। अब सिंपल सी बात है, अगर जैसे देखिए हमने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली, इसे रेशम से रगड़ा, और एक और कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम से रगड़ा, और फिर हमने क्या किया कि उन दोनों को एक दूसरे के पास, यानी दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास ले गए। क्या किया हमने कि दो कांच की छड़ ली और उसे हमने रेशम से रगड़ा, और दोनों कांच की छड़ों को हम एक दूसरे के पास ले गए। तो हमने क्या पढ़ा, फिर क्या करें कि एक दूसरे से भी अलग हट रही हैं, यानी एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, दूर दूर भग रही हैं एक दूसरे से। जैसे कि आपने चुम्बक में देखा होगा, आप चुम्बक तो आप सब देखिए कि चुम्बक के दो से, अगर एक चुम्बक को बीच से तोड़ लो और फिर चुम्बक के उल्टे वाले सिरे एक दूसरे के पास ले जाओ तो वे एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, सेम सिरे बहुत दूर दूर भगते हैं। ऐसे ही सेम इसमें हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ऐसे हमने फिर क्या किया, लेकिन हमने एक और छड़ ली, एक एवोनाइट की छड़ ली, और एवोनाइट की छड़ को भी हमने रेशम से रगड़ा। एवोनाइट की छड़ को फर, यानी खाल, जो बिल्ली की खाल या फर से रगड़ा, तो उनको उसको भी हमने क्या किया, एवोनाइट की छड़ को भी हमने एक दूसरे के पास हमने लेकर ऐसे टांग दी। ठीक है, तो वे भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हमने पढ़ा है कि अभी हल पढ़ा कि रेशम की छड़ से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कैसी हो जाती है, धनावेश हो जाती है, लेकिन जो एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर ये ऋणावेशित हो जाती है, और फर क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। अब लेकिन हमने क्या किया कि एक कांच की छड़ ले ली, एक कांच की छड़ ले ली, एक कांच हो गया, एक कांच की छड़ ले ली, और फिर हमने क्या किया, इस पर एक एवोनाइट की छड़ ले ली, एवोनाइट की छड़ ली। फिर ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को, जब एक कांच की छड़ धनावेश, एवोनाइट की छड़ ऋणावेश, जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो एक दूसरे से चिपक गए, यानी आकर्षित कर गए। कैसा गुण आ गया इनमें, आकर्षित करने का गुण आ गया, आकर्षित करने का गुण आ गया। जब हम सेम सिरे को ला रहे थे तो प्रतिकर्षित कर रहे थे, और विपरीत यानी एक दूसरे, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाए, एवोनाइट और कांच को, तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही पहला गुण है। तो आप क्या लिखना चाहो, अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसको साफ कर दें और आप क्या लिखोगे, सजाती, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या लिखोगे, समान आवेश, जिसे हम सजातीय आवेश भी कहते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश क्या करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आवेश का पहला गुण। क्लियर है, चलिए देखते हैं सेकंड गुण डालते हैं, नंबर 2, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण का नियम में प्रश्न बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश के संरक्षण का नियम क्या है, तो देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर किया समझे, ऐसे फिर वही एक ही उदाहरण चलना है, एक ही उदाहरण को लेकर चलते हैं हर बार। वही कांच की छड़ और रेशम को लेकर चलते हैं। कांच की छड़ हो गई और ये हो गया आपका रेशम हो गया। अब हमने पढ़ा, पहले से पता नहीं था कि किस इन दोनों को रगड़ा है, इनमें आवेश है या नहीं। हमने क्या किया कि इन दोनों को रगड़ा, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। पहले से इलेक्ट्रॉन का हमें पता नहीं था कि इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हमने सिर्फ रगड़ा और इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हो गई, इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इससे एक स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ को यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं। यानी ना तो हमने आवेश को उत्पन्न किया और ना हमने नष्ट किया, केवल हमने क्या किया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया। एक ये धनावेशित हो गया और एक ऋणावेशित हो गया। यही आवेश संरक्षण के नियम है, यानी ना आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही
नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको धनावेशित हो कर दिया और इसे ऋणावेशित कर दिया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए या इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, तो एक आवेशित हो गई और एक धनावेशित हो गई, एक ऋणावेशित हो गई। लेकिन ना तो हमने उसको क्या किया, उत्पन्न किया, ना ही हमने नष्ट किया। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो क्या लिखेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया, तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किसके, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जाता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही आवेश संरक्षण का नियम है। और आवेश का दूसरा गुण है, उदाहरण लिखना चाहो तो जैसे रेशम की छड़ को कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इन दोनों में उत्पन्न जो आवेश उत्पन्न हो गया, तो ना तो हमने आवेश को नष्ट किया और ना ही एक रूप में उत्पन्न किया, केवल हमने क्या किया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। यही आवेश संरक्षण का क्या है, आवेश का दूसरा गुण है। तो आप देखेंगे आवेश का तीसरा गुण, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नंबर 3, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का नियम। तो क्या होता है, सिंपल सी भाषा, कोई आवेश है, किसी निकाय का कुल आवेश मान लीजिए Q है, किसी निकाय का कुल आवेश, उसके विभिन्न अवयवी कण मान लेते हैं, Q1 Q2 मान लीजिए, कोई भी कण है, विभिन्न अवयवी कण पर उत्पन्न भिन्न भिन्न आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्या होगा कि किसी निकाय का कुल आवेश Q है, कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, उसके विभिन्न अवयवी कण, उसके मान लीजिए अलग अलग कण हैं, विभिन्न अवयवी कण पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, क्या है, भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कौन होता है, कुल आवेश। किसके, इसके कुल जो विभिन्न अवयवी कण हैं उन पर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही आवेशों की योज्यता का नियम होता है। तो मान लीजिए इस पर Q1 है, इस पर एक आवेशित कण पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q3 है, माइनस Q3 है, माइनस Q, भिन्न भिन्न आवेश, माइनस Q4 है, ऐसे ही आवेश अलग अलग लग रहे हैं। तो क्या होता है, क्या एक नियम पर लिया हमने कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कण पर उपस्थित, भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यानी आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न, क्या होगा, भिन्न भिन्न आवेशों के गणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या होगा, कोई किसी निकाय का कुल आवेश Q है, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, कुल निकाय। यानी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर मान लेते हैं हमने, क्या माना, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3
माइनस Q4 डैश डैश ऐसे मान लेते हैं Qn, इन सब के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही आवेशों की योज्यता का नियम है, यही आवेशों की योज्यता यानी आवेश के तीसरा नियम है। अब यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो इसको साफ करते हैं और चौथा नियम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब इस स्मार्ट बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड होता तो हम साफ कर देते, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी जल्दी आ जाएगा। बस भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम इसको करने वाले हैं थोड़ा साफ। तो चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट कौन सा होगा। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होगा, आवेशों का क्वांटीकरण, जिसे परमाणुकता भी कहते हैं। तो प्रकृति में आवेश हमेशा एक निश्चित व न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। सिंपल सी नियम है। तो क्या होगा, प्रकृति में आवेश, प्रकृति में उत्पन्न आवेश सदैव एक निश्चित व कह सकते हैं कि न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में उत्पन्न जो आवेश होता है वो हमेशा सदैव कैसा होता है, एक निश्चित व न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। और इस न्यूनतम मान को, इस न्यूनतम, जो न्यूनतम मान की बात कर रहे, न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं कहते हैं। अब वो कैसा होगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी आवेश में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी क्या होता है, Q बराबर Ne प्लस माइनस ए होता है, जहाँ n बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 2 3 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 संख्या होनी चाहिए, ना कि क्या नहीं होना चाहिए कि अगर हम मान लें कि 0.1 0.5 या हम लिख लें कि अगर हमें लिखना होगा इसे हम, या हम उदाहरण दे समझ सकते हैं जैसे Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 E लिख सकते हैं प्लस, या Q बराबर प्लस माइनस 2E, या Q बराबर प्लस माइनस 3E, ना कि कैसा हो, ना कि कैसा होता है Q बराबर प्लस 0.2 E ऐसा, या Q बराबर माइनस 0.2 या फिर 5 E ऐसा। पॉइंट में कोई संख्या नहीं, हमेशा एक निश्चित व न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि 0.5 1/2 जैसे ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। यही क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण होता है। क्लियर है, तो ये तो अब चलिए इसको करते हैं साफ और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न होगा, अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, आवेश पढ़ लिया, आवेश के प्रकार पढ़ लिया, आवेश के गुण पढ़ लिए। अब हम चलते हैं छोटे से पॉइंट और छोटे से पॉइंट की तरफ और, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे आप समझोगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि आवेश के मात्रक पढ़ लिया, लेकिन उसका विमीय सूत्र अभी तक हमने नहीं पढ़ा। एक फॉर्मूला और है, उसको भी जानेंगे। तो एक होता है, चलिए जैसे धारा के आधार पर, अभी आएगा धारा के आधार पर, तो क्या करना है हमें, आवेश की इकाई जानते हैं, यानी आवेश का मात्रक तो हमने पढ़ा है, आवेश का भी मात्रक। तो आवेश का मात्रक तो हम पढ़ चुके हैं कि मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। एक तो हमने पढ़ चुके, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम का मात्रक। लेकिन हम धारा के आधार पर इसकी परिभाषा, धारा के आधार पर इसका विमीय सूत्र और एक और मात्रा निकालेंगे। तो आपने विद्युत धारा पढ़ी होगी कि किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी क्या पढ़ा है कि धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। यानी किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह दर यानी समय कि को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम इसे आवेश के रूप में बनाना हो तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर धारा
गुणे समय हो जाएगा कि नहीं। और आवेश को हम किससे लिख रहे हैं, Q से, धारा को I से, समय को T से, यानी Q बराबर IT लिखेंगे। यानी धारा का मात्रा, एक और मात्रा निकाल सकते, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, इंटू समय का मात्रा होता है सेकेंड। तो आपका एक और मात्रक निकल कर आ जाता है, किसका, आवेश का मात्रक क्या होता है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। और धारा का मात्रक एक और एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। अब इसके विमा की बात की जाए तो विमा की, तो धारा यानी धारा की विमा यानी आवेश क्यू बराबर क्या होता है, तो धारा की यानी एम्पियर यानी धारा की विमा क्या होती है, ए होती है, जिसे हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इनटू समय के क्या होती है, कैपिटल टी होती है। अगर इन दोनों को मिलाकर लिख दें तो ए टी हो जाएगी। यानी इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ए टी होता है, किसका, विद्युत आवेश का। मात्रक कूलाम या एक और मात्रक एम्पियर सेकेंड, और विमा क्या होती है, ए टी हो जाती है। अब चलिए चलते हैं अपने कूलाम के नियम की तरफ। अब पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम क्या है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा इसका, जो कि कूलाम के नियम से पहले हमें इसको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए प्रश्न एक भी ना छूटे चैप्टर में, चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट है इस साल यूपी बोर्ड में 90+ लाने का। तो प्रश्न एक भी ना छूटे। तो प्रश्न है आवेशों की अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले आप एक बार पढ़ेंगे और फिर हम इसको एक बार अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो किसी एक स्थिर आवेश पर, चलो करते जाइए, कोई एक स्थिर आवेश मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं Q1। किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण, अन्य स्थिर आवेश मान लेते हैं, मान लीजिए एक हम मान लेते हैं Q2, Q3 मान लेते हैं, Q4 मान लेते हैं, मानते आ रहे हैं, ऐसे Qn मान लेते हैं। मान लीजिए अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल यानी हम मान लेते हैं अभी F1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए अभी हम हटा दें, तो पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए Q1 Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, तो उसे बोलेंगे हम F होता है। किसके कारण लिख देते हैं, तो Q1 पर किसके कारण, Q2 के कारण जो बल लग रहा है, तो हम क्या Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल को हम लिखेंगे F12। तो क्या पढ़ रहे हैं कि उस निकाय पर, उस जो एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, तो पहले एक अब देखेंगे Q3 के कारण, तो Q3 के कारण कैसा लगेगा, F3 के यानी Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो कितना होगा, Q1 पर लगने वाला बल किसी कारण Q3 के कारण, तो F13 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F14, और यहाँ पर मान लेते हैं हम F1n मान लेते हैं, कोई भी 1n मान लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, किसी एक स्थिर आवेश पर, स्थिर आवेश क्या होगा, Q1 है, तो इस पर इस निकाय की अन्य स्थिर आवेश के कारण लगने वाला बल, तो इस पर हमने मान लिया कि इस पर अन्य निकाय के कारण लगने वाला बल क्या मान लिया हमने, F1 मान लिया। और फिर क्या पढ़ा कि प्रत्येक लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के अन्य आवेश क्या हो गए, Q2 Q3 Q4 के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यानी हमने क्या पढ़ लिया कि निकाय पर आवेश क्या था हमारा, F, मान लीजिए F1 था, Q1 पर लगने वाला निकाय Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, F1। अब अलग अलग आवेशों के कारण F1 पर लगने वाले बल क्या पढ़ लिए हमने, F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट मान लेते हैं, ऐसे F1n मान लेते हैं, और इनके सदिश योग यानी वेक्टर लगा देते हैं, सदिश योग के बराबर होता है। तो यही क्या होता है, आवेशों की अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार, बिल्कुल सिंपल है। क्या पढ़ा कि कोई एक निकाय एक आवेश मान लिया और कोई अन्य आवेश मान लिए, उस निकाय पर एक निकाय पर जो आवेश पर जो बल लग रहा है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर हो जाता है। यही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में अब कूलाम का नियम, इसी प्रकार छोटे छोटे
30-35 मिनट की वीडियो में हम जितना पढ़ेंगे करते जाएंगे, चैप्टर को ख़त्म करते जाएंगे। और साथ में आपको हम PDF भी दे देंगे। हर एक प्रत्येक वीडियो में पहले चैप्टर की PDF रहेगी, तो उसको आप लिख लेना और नोट करते जाइएगा, अपने नोट्स बनाना।